दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या इकोनॉमी का बंटाधार इस देश के भीतर में कुछ इस तरीके से हो चुका है जिसमें सरकार के हाथ से इकोनॉमी की लगाम छूट चुकी है? क्या वाकई एक ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में आ चुकी है जहां अर्थव्यवस्था के लिहाज से यह देश 30 बरस पीछे जा चुका है? इस देश में जब आर्थिक सुधार की लकीर खींची गई थी और उससे भी बदतर स्थिति में मौजूदा वक्त में इस देश की अर्थव्यवस्था आकर टिक चुकी है क्या? इस देश के भीतर में वित्तीय आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है? इस देश के भीतर में नौकरशाहों की टीम जब बैठती है तो वो कैसे निर्णय लेती है? इस देश के भीतर में जब अर्थव्यवस्था को संभालने का जिक्र होता है तो आखिर मुश्किल वक्त में ऐलान दर ऐलान में सरकार कोई राहत इस देश की जनता को दे क्यों नहीं पाती है? और आज भी जब इस देश के वित्त मंत्री ने ऐलान किया तो उन्होंने एक फहरिस्त बताई, हम आपको कर्ज देंगे, कोरोना प्रभावित सेक्टरों को 1,10,000 करोड़ का हम लोन दे देंगे, हम हेल्थ केयर सेक्टर को 50,000 करोड़ का लोन दे देंगे, हम टूरिस्ट गाइड के लिए 1,00,000 रुपए तक का लोन दे देंगे। यानी लोन लेगा कोई कैसे जब इस देश के पास उसकी जेब पूरे तरीके से खाली हो चली है? सवाल सरकारी खजाने भर का नहीं है, सवाल यह हो चला है कि इस देश के नागरिकों की स्थिति क्या है और कैसे कैसे निर्णय इस देश के भीतर में किस रूप में लिए जाते हैं। हम आपको 48 घंटे पहले की परिस्थिति एक बतलाते हैं। मिनिस्टरों की मौजूदगी है जो इस देश के टॉप कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर निर्णय लेते हैं। इस देश के टॉप मोस्ट नौकरशाहों की मौजूदगी है। उस नौकरशाहों की टीम में इस देश के कैबिनेट सेक्रेटरी भी बैठे हैं, इस देश के इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी भी बैठे हैं, इस देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी भी बैठे हैं, इस देश के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी बैठे हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी भी बैठे हैं, लीगल अफेयर्स के भी सेक्रेटरी बैठे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को देखने वाले के भी सेक्रेटरी बैठे हैं। इतना ही नहीं, दीपम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के भी सचिव बैठे हुए हैं और ये सब निर्णय ले रहे हैं कि दरअसल जो दो बैंकों को बेचा जाना है, यानी जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, और इसके साथ साथ एक इंश्योरेंस कंपनी को जो बेचा जाने वाला है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है डिसइन्वेस्टमेंट। उसको जो सेल किया जाएगा, सरकार अपने स्टेक को जो बेचेगी उससे किस रूप में कितना पैसा आ पाएगा और उसमें कोई कानूनी अड़चने ना आए, इसके लिए तमाम विधि विधान किए जाते हैं। यानी इस देश की अपनी संपत्ति को निजी हाथों में बेचने के लिए इतनी बड़ी बैठक होती है। अब आपके जहन में सवाल होगा, क्या सारी बैठकें इसीलिए हो रही है कि इस देश की अर्थव्यवस्था की लगाम हाथ से निकल चुकी है और किसी भी तरीके से पैसा चाहिए? तो हमें लगता है कि आज एक ऐसी परिस्थिति में यह देश आया है जो इससे पहले कभी नहीं था, क्योंकि पहली बार इस देश की जो जीडीपी पर जो कर्ज है वह बढ़ते 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 लगभग 59% हो चला है। ये 59% की स्थिति जो थी 2012 में अगर आप चले जाइएगा तो उस समय 51% थी, और 91 में अगर आप चले जाइएगा तो भी ये उस रूप में नहीं थी, उस वक्त भी 55% की स्थिति में बिगड़ी हुई स्थिति थी। सवाल यह है कि हमारा जो फाइशियल डेफिसिट, जिसको राजकोषीय घाटा कहते हैं, वो लगभग जीडीपी का बढ़ते बढ़ते 9.2% हो गया है। जो रेवेन्यू है, जो हमारे पास जो कमाई होती है, वह सिर्फ एक साल के भीतर में 3% और कम हो गया है। जो इकोनॉमी हमारी है वो श्रिंक कर रही है। इकोनॉमी के बढ़ने का मतलब जो 5 ट्रिलियन का सपना देखा गया, वो सपना भी लगभग 7.5% और सिकुड़ गया है, पैसा और कम हो गया है। अब सवाल यह है कि इस देश की जो फाइनेंशियल कमीशन है, उसकी जो 15th रिपोर्ट आती है, वो बहुत साफ तौर पर कहती है जो हालात हैं स्थिति और बिगड़ेगी, केंद्र और राज्य की रेवेन्यू जो आती है वो और सिकुड़ जाएगी। तो ये राज्य कैसे चलाएंगे? ये देश चलेगा कैसा? पैसा कहां से आएगा? इस देश की सारी चीजों को सेल किया जाएगा, बात यहां पर नहीं आती है। बात सबसे बड़ी ये आती है इस देश के भीतर में। याद कीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने 2-3 वर्ष पहले कहा था, इससे पहले एक मनमोहन सरकार थी जिसका काम था कि योजनाओं को अटकाना है, लटकाना है, भटकाना है। हमने जब जानकारी हासिल की कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो तमाम आंकड़ों की जानकारी देता है, उसने एक हैरत अंगेज जानकारी दे डाली। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था, हमें लगता है पहले आप उसे सुनिए, फिर आप समझ पाएंगे कि हम जिन बात का जिक्र करने जा रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। इस सरकार के काम करने का तरीका है
अब अटकाने, लटकाने और भटकाने वाला काम नहीं होता। अब फाइलों को दबाने की संस्कृति खत्म कर दी गई है। सरकार अपने हर मिशन, हर संकल्प को जनता के सहयोग से पूरा कर रही है। तो जो कहा गया वो आपने सुन लिया, लेकिन मौजूदा सत्ता का सच इससे ज्यादा विभत्स है, क्योंकि इस सरकार ने बीते 7 वर्ष के भीतर 1768 प्रोजेक्ट का ऐलान किया, जो जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से निकल कर आई। इसमें से 995 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका सिर्फ ऐलान किया गया। सिर्फ ऐलान का मतलब यह है कि ये परियोजनाएं कब चालू होंगी, कब खत्म होगी, वो कौन सा बरस होगा जब ये योजनाएं शुरू होंगी, वह कौन सा बरस होगा जब योजनाएं पूरी हो जाएंगी। कोई जिक्र आज तक 995 प्रोजेक्ट का नहीं किया गया। और इस 1768 प्रोजेक्ट में 525 प्रोजेक्ट विलंब से चल रहे हैं। इसमें से 100 प्रोजेक्ट ऐसे जो अभी भी लगभग 1 से 12 महीने तक की देरी से, 124 प्रोजेक्ट ऐसे जो लगभग 1 से 2 साल की देरी से, 182 प्रोजेक्ट ऐसे जो लगभग 25 से 60 महीने तक की देरी से, और 119 प्रोजेक्ट ऐसे जो 5 साल से भी अभी ज्यादा का वक्त लेंगे। यानी ये स्पीड है इस सरकार की योजनाओं को लेकर। सवाल है देरी होने से या विलंब होने से खर्चे बढ़ जाते हैं, और खर्चे बढ़ते बढ़ते कल तक जब इन प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया जा रहा था तो टोटल खर्चे बताए जाते थे। जो अभी इंप्लीमेंट किए गए उनका खर्चा, जिनका कोई जानकारी ही नहीं है उनका खर्चा अलग होगा, तो जिनकी जानकारी है उस पर खर्चा तकरीबन 22,86,000 करोड़ का था। आज की तारीख में जब ये योजनाएं बढ़ती चली जा रही हैं तो इनका खर्चा 27,27,000 करोड़ का हो गया, यानी तकरीबन 4,40,000 करोड़ रुपए खर्च बढ़ गए। यह खर्चा उसी सरकारी बक्से पर पड़ा है जिसमें पैसा है ही नहीं। इसीलिए सरकार आज की तारीख में जब भी ऐलान कहती है तो वो कोई राहत नहीं देती है, वो कहती है हम आपको लोन दे देंगे। लेकिन मुश्किल इतनी पर नहीं है। सरकार ने अपने तौर पर जो भी ऐलान जिस रूप में किया उसके बेसिक सच फाइनेंशियल आयोग की रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर कहती है कि स्थिति इतनी विकट आ गई है इस देश के भीतर में कि जो फेशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट है वह भी डगमगाने लगा है। यानी हम लोग जो बरस दर बजट बनाते हैं और उसके जरिए ये तय करते हैं कि राजकोषीय घाटा ना हो, पैसा आने लगे सरकारी खजाने में, वह इतना डगमगा गया है कि वह खुद बता रही है कि अब आपको एक रिव्यू पैनल बनाना होगा। रिव्यू पैनल इसलिए बनाना है क्योंकि जो ड्राफ्ट किया गया इससे पहले उससे हटकर एक न्यू फेशियल